को जो भी पॉडकास्ट देख रहा है उसको 1 जनवरी 2026 को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि उसका 2026 शानदार गुजरे। जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उसमें घी मिला करके अच्छे से 15 का यंत्र बना लें, पूरा साल लाजवाब जाएगा। जो वो सोच नहीं सकते हैं वो उनको मिलेगा। सिर्फ इस यंत्र को भोजपत्र पे लिख लें, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, अपने मोबाइल के पीछे साइड में कवर में लगा करके रख लें। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नंबर बदलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कई ऐसे घरों में लगाया है, कई ऐसे दुकानों में लगाया है, जो भाड़े की दुकान लेकर के स्टार्ट किया और आज के टाइम में अरबपति है विदिन 10 ईयर। तो एक मृत संजीवनी मंत्र है, उसका वो क्या है, उसका क्या महत्व है? ये एक ऐसी विद्या है जो मरते हुए को जिंदा करने की ताकत रखता है। लास्ट स्टेज के कैंसर पे मुझे बोला गया कि आप प्लीज़ देखो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जा कर के देखूंगा, तभी मैं मृत संजीवनी के प्रयोग को करूंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, जो खड़ी नहीं हो सकती थी वो चाय बना करके हम लोग को पिलाई और हवन में 3.5 घंटा हम लोग के साथ बैठी। 5 ईयर जिंदा रही, किसी और रीजन की वजह से एक्सपायर। जब जो इंसान 3 दिन में खत्म होने वाला तो 5 साल। 5 साल की एक तरीका है कि जीवन कितने दिन का है। ऑन कैमरा आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ। ये दोनों हाथों को ऐसे करके रखा जाएगा। जब रख करके आप इस पॉइंट को देखेंगे। 2026 में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल सभी के लिए इस साल कैसा गुजरने वाला है? बहुत तेज गति से लोगों की आमदनी बढ़ने वाली है, बट मोदी जी के लिए बहुत सारे चैलेंज आएंगे। कई कंट्रियों में उत्पाद बहुत ज़्यादा होगा और भारत में भी कुछ ऐसे तबके खड़े हो जाएंगे जो उत्पाद करेंगे। 2026 तक शेयर बाजार से बच के रहें। मैं जितने भी दर्शक हैं आपके, उनको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप ठगे जाओगे। मतलब 3 महीने के अंदर में लोग आपको फ़ोन करके बताएंगे कि जो कमल जी ने बताया है सच में हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, साल 2026 आने वाला है और जब साल कोई बीतता है तो इंसान के जीवन में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी चीज़ें छोड़ के जाता है। बिल्कुल। जैसे 2025 बीता तो बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों के लिए सामान्य रहा होगा, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बुरी भी देखने को मिली होंगी। वो तो होता ही है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि ये इंसान की फितरत, नेचर कहिए, जब कुछ नया आता है तो इंसान पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे के लिए सोचता है। जैसे 2026 आ रहा है तो लोग अब पॉजिटिव सोच रहे हैं कि चलो ये बीता, आगे क्या होगा, आगे कुछ अच्छा होगा। धर्मेंद्र जी, इसी को तो लाइफ कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लाइफ में हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जब भी कोई बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान को वही पॉजिटिविटी हिम्मत देती है। बिल्कुल। हिम्मत किस चीज की देती है? आप आगे बढ़ो, कुछ कर लो, कुछ नया करो। अगर वो हिम्मत से हार जाओगे आप, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो सारा खेल पॉजिटिविटी का है कि आप कितना पॉजिटिव होना चाहते हो। तो आज खैर पॉजिटिव की बात करेंगे। आज 2026 की बात करेंगे हम अपने मेहमान के साथ, और उसमें भी हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि क्या अच्छा, कैसे अच्छा और क्यों अच्छा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें अच्छे में। तो बात हम शुरू करेंगे 2026 के पिटारे में क्या है, किस राशि के लिए क्या है, किस देश दुनिया के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, जॉब के लिए क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पे हम बात करेंगे, क्योंकि चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, कुछ भी करते हो, आप काम क्या कर रहे हैं, आपका फील्ड क्या है, आप रहते कहाँ हैं, डजेंट मैटर। आज मैटर ये करता है कि अगर आपने ये पॉडकास्ट सुन लिया तो आपकी समस्याएं खत्म होंगी और आप पूरे साल पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, देश दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो आप,
तो सबके लिए बात होगी। मैं अपने गेस्ट का परिचय करवाना चाहूँगा। कमल शर्मा जी हमारे साथ में। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका कमल जी। कमल जी वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो कमल जी पहले भी आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट पर, पेज पर फीचर्ड हुए हैं। आज हम बात करेंगे 2026 को लेकर के। तो कमल जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि 2026 आ रहा है। हर इंसान को, हर व्यूअर को जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, उसको 1 जनवरी 2026 को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि उसका 2026 शानदार गुजरे? नमस्कार धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा समय निकाल करके लेट आया हूँ, बट भला देर आए दुरुस्त आए। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो जब देखते हैं तो उससे एक आनंद अनुभूति होती है। तो मैं उन लोगों के लिए और पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनके यहाँ जो मेरे खास हैं, जो बिल्कुल वीक थे, कमज़ोर थे, और उन्होंने जब आग्रह किया तो मैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार किया था। अच्छा। 15 का यंत्र है और नए साल पे जो भी बंदा इस 15 के यंत्र को मैं अभी दिखा देना चाहता हूँ जी, कैमरे पे। हाँ, ठीक है ना। ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है जी। जो हनुमान जी को सिंदूर 15 का यंत्र जी, किधर से भी आप जोड़ोगे तो 15 ही आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यही न्यूमरोलॉजी में भी लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा। तो इसमें कई फायदे होंगे। जिनका बिजनेस का स्थान है वो बिजनेस के स्थान पे इस 15 के यंत्र को दोनों साइड, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उसमें घी मिला करके अच्छे से 15 का यंत्र बना लें। पूरा साल लाजवाब जाएगा। जो वो सोच नहीं सकते हैं वो उनको मिलेगा। ठीक है। और जिनके घर में कुछ कुछ परेशानियां हो रही हैं वो अपने घर के बाहर भी दोनों साइड में अगर बना लेते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब जिनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जिनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा, जिनको वास्तु के हिसाब से गड़बड़ी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये एक तीर से 3 शिकार है इस यंत्र का मतलब। हर ये शिकार है आपका, हर शिकार है। हाँ हाँ। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक चीज़ और बता देता हूँ। हर एक बंदे के पास में 2-2 मोबाइल यूज करते हैं, और आजकल परेशानी ये हो गई है कि जो पुराने नंबर यूज कर रहे हैं उनको नया नंबर यूज करने के लिए बताया जाता है। बिल्कुल। सिर्फ इस यंत्र को भोजपत्र पे लिख लें और पुष्य नक्षत्र पे, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, उसमें लिख करके अपने मोबाइल के पीछे साइड में कवर में लगा करके रख लें। टोटल जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर आते हैं वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, नंबर बदलने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यही काम करेगा। 5 की जगह 5 काम कर रहा है, 1 की जगह 1 काम कर रहा है, तो 15 का 15 पूरा जुड़ जाएगा, तो उसका भाग्य खुल जाएगा। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँ, इस यंत्र में क्या है ऐसा जो ये इतना कारगर है कि ये हर चीज़ में काम कर रहा है? एस्ट्रोलॉजी का ये बेटा है। कैसे बता, मैं चाहूँगा थोड़ा और जैसे भारत का जो निकला हुआ एक बेटा है पाकिस्तान, हमेशा टेढ़ा रहता है। हाँ। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी जो है एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है। इसको लोगों ने बहुत भयावह बना दिया है, बड़ा बना दिया है, और कहते हैं कि पंडितों के पास मत जाओ, एस्ट्रोलॉजरों के पास मत जाओ, कोई बाबा के पास मत जाओ। एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपने एजुकेशन के समय में 15 साल देना पड़ता है। BHU यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाता है बच्चा तो वो जब तैयार होता है ना उसको 15 साल लग जाते हैं, पूरा PhD करके जब निकलता है। तो इस यंत्र के अंदर में ना 1 2 3 4 5 ये अंक जैसे जुड़ जाते हैं भाग्य खुल जाता है। अच्छा, ये अंक का खेला है। ये 9 घर हैं और 9 घर में 9 ग्रह के स्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है। कोई भी ग्रह का कमजोर होना हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। बिल्कुल। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा यंत्र है। पूरे यंत्रों में सबसे बेस्ट यंत्र यही है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल थोड़े अलग हैं। जी सर। आपने मोबाइल के लिए बोला कि भोजपत्र पे लिख के और मोबाइल पे लगा लो। जी। आपने कहा दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर कैसे लगा? ऐसे ही बस प्लेन कागज पे? नहीं, कागज पे नहीं करना है। हाँ। आप सिंदूर, मैंने कहा कि हनुमान जी को जो चढ़ता है ओरिजिनल भारी वाला, थोड़ा सा भी लेंगे तो वेट रहता है उसके अंदर,
वो उसमें गाय का घी हो उसको मिला ले, सबसे उत्तम है। ठीक है। उसमें मिला करके और रुई वगैरह से किसी भी चीज़ में तैयार करके उस 15 के यंत्र को दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड बाहर से बनाएं। अच्छा, दीवार पे बनाए? दीवार पे बनाना है। ठीक है। दीवार पे बनाते ही वो स्टार्ट हो जाएगा उसके लाइफ में परिवर्तन। कोई ऐसा दिन है जो दिन चूज करना है? ऐसे तो दीपावली है, धनतेरस है, आपके चैत्र का जो है रामनवमी आ जाता है, आपके अभी 14 तारीख आ रही है, 14 जनवरी। हम 14 जनवरी करें या 1 जनवरी को करें? 14 जनवरी सबसे बेस्ट है, 14 जनवरी करें, उत्तम है। 14 जनवरी से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये घर में, और अगर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की दुकान है, तो वो क्या, वो भी अपने दरवाजे के बाहर ही करे? बिल्कुल लगा लेना चाहिए, उनका भाग्य उदय हो जाएगा। मैंने कई ऐसे घरों में लगाया है, कई ऐसे दुकानों में लगाया है जो भाड़े की दुकान लेकर के स्टार्ट किया और आज के टाइम में अरबपति है विदिन 10 ईयर। ये सब अविश्वसनीय और है। अगर ये हल्का पड़ने लगे साल भर के अंदर अंदर, तो हाँ, हर साल करना है, हर साल उसको जो है। 6 महीने में हल्का पड़े तो हम उसको फिर नहीं, जरूरत नहीं है। 6 महीने में अगर करना चाहते हैं हाँ। तो चैत्र में कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने सिंदूर हाँ। से किया है पर उसका कलर फीका पड़ने लगे या कुछ वैसा होने लगे, फिर वापस दोबारा बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। मैं ये आम लोगों के लिए कह रहा हूँ ना, आम लोग सुन रहे हैं कि भाई हम हाँ, करें कैसे? बिल्कुल, आम लोगों को तो करना ही चाहिए। और भोजपत्र पे मैं खुद अपने मोबाइल में यूज करता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ खोल करके। अच्छा, यही चीज। हाँ, यही 15 वाला हाँ, यंत्र? 15 वाला यंत्र किस तरह से बना करके रखना है। और आप कह रहे हैं कि अपने लाखों क्लाइंट को भी आपने दे रखा है? बिल्कुल, मेरे जितने क्लाइंट हैं हाँ। वो सब जो है इसका उपयोग करते हैं। ये देखिए 15 का यंत्र है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अगर कोई दीवार पे नहीं बनाने की जगह है, दफ्तर है, छोटा है, तो क्या इसको कहीं लिख करके भी दफ्तर में रखा जा सकता है? छोटा सा कागज में लिख करके आराम से उसको बाहर में चिपकाने का अगर व्यवस्था हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको लिख करके जो पैसा रखने का डोर बनाया जाता है, तिजोरी बनाई जाती है, उसमें भी रख सकते हैं। गल्ला जो होता है जिसे कहते हैं, उसमें रख सकते हैं। एकदम अति उत्तम हो जाएगा। और बाहर चिपका दें तब भी चलेगा? हाँ, बाहर चिपका देने से सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ जल्दी से रेड नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, ये मजे की बात है। हाँ, सरकार से बचाएगा मतलब? हाँ, उनके दिमाग को ना चेंज कर देता है। वो जो कुछ सोच करके आते हैं कि इसको लूट करके जाना है, वो चीज़ बंद हो जाता है। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहूँगा कि ये पहला सवाल और उस सवाल का ऐसा जवाब, अगर 14 जनवरी से स्टार्ट करें तो शायद आपका पूरा साल अच्छा गुजरने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुजरेगा। और नेक्स्ट ईयर मतलब 3 महीने के अंदर में लोग आपको फ़ोन करके बताएंगे कि जो कमल जी ने बताया है सच में हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। अरे वाह! तो आप लोगों ने, दर्शकों ने देख लिया है कि ये कैसे बना हुआ है। हम इसको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे साथ में। अभी बात जैसे मैं कर रहा हूँ वो बगल में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में लगा हुआ है। आप इसके नंबर नोट कर लीजिए और जैसा कमल जी ने बताया है उसी तरह से आप इसको दरवाजे पर बना दीजिए या कागज़ में लिख करके आप वहाँ रख लीजिए, ऑफिस में अपने, जैसा बताया गले में, या फिर भोजपत्र में लिख करके मोबाइल में रख लीजिए। और ये ऐसा रामबाण इलाज है जिसमें 1 पैसे का खर्च नहीं है, 1 पैसे का, बिना 1 रुपया लगे। और ये जो आपके लाखों रुपए इधर उधर एस्ट्रोलॉजर के पास फेंक के आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वो सब बच जाएंगे आपके। कमल जी, हमारे शास्त्रों में मंत्रों का बहुत वर्णन है। बहुत सारे मंत्रों में बताया था ताकत है, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो। इसी तरह एक मृत संजीवनी मंत्र है, उसका वो क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या चीज़ें, थोड़ा बताएं आप। देखिए, महामृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत संजीवनी। मृत्युंजय, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ये एक ऐसी विद्या है जो मरते हुए को जिंदा करने की ताकत रखता है। अच्छा। राजा बलि का युद्ध हुआ था इंद्र से, देवताओं से बहुत घनघोर युद्ध हुआ था जिसमें राजा बलि भी मर गया था। तो काफ़ी सारे मरते ही थे। देवताओं के मरने पे बृहस्पति क्या है कि संजीवनी बूटी होती थी, वो उनको सूंघा करके जीवित कर लेते थे, लेकिन शुक्राचार्य जी नहीं कर पाते थे। तो शुक्राचार्य जी ने दृढ़ संकल्प लिया और 5000 वर्ष तक जो है कड़ी तपस्या की भगवान शिव की। लगातार करते रहने से भगवान शिव को माता पार्वती ने हिलाया, बोले कितने दिन ध्यान में रहेंगे, आपका भक्त आपसे कुछ चाहता है। बोले मैं जानता हूँ पार्वती की वो क्या चाहता है। तो भगवान तो जान ही रहे थे इस बात को। हाँ, तो उनको लगा कि क्या करें। तो भगवान ने अपना शरीर विशाल बनाया। शुक्राचार्य जी का पहला नाम
भार्गव ऋषि था। अच्छा, एक्चुअल में उनका नाम है भार्गव ऋषि। अच्छा। तो भगवान ने अपना शरीर बड़ा बनाया और शुक्राचार्य जी को निगल गए। अच्छा। निकल गए तो उनको समझ में आ गया कि ये मुझे अब मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना शरीर को सूक्ष्म बना लिया, क्योंकि उनके पास में ताकत थी कि वो अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते थे। एकदम सूक्ष्म रूप बना करके भगवान शिव के नाभि में बैठे रहे अंदर में और 5000 वर्ष और तपस्या की। अच्छा। लास्ट में भगवान को मानना पड़ा कि भाई अब देना पड़ेगा इसको। तो भगवान ने सोचा कि अब मुख से तो निकालना मुश्किल है, तो यूरिन के द्वारा निकाला गया। अच्छा। उस मार्ग से निकलने से भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम बदल जाएगा, भार्गव ऋषि नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा, क्योंकि तुम शुक्र के द्वारा उत्पन्न हुए हो। तो बोला ठीक है। भगवान ने कहा कि भाई मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, क्योंकि पहले तपस्या जो करता था उसका फल मिलता था। जैसे हम लोग अगर आज के समय में कहीं पे भी जॉब करते हैं, पूरा 1 मंथ के बाद अपने को जॉब का पैसा मिलता है। तो जब उन्होंने कहा तो बोला भगवान आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। भगवान ने कहा पहले वचन तुमको देना होगा, जो तुम मांगना चाहते हो मुझे मालूम है, बट अगर तुम लेना चाहते हो तो मुझे वचन दो, किसी भी ऐसे पापी मनुष्य का या पापी राक्षस का जो दुर्व्यवहार में हो, सृष्टि को ख़त्म करना चाहता हो, उसके लिए ये चीज़ उपयोग में नहीं लाओगे। तो उन्होंने वचन लिया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा क्या चाहते हो, बोला मुझे मृत संजीवनी विद्या चाहिए। बोला जाओ आज से तुम्हारे नाम से ही ये रहेगी, महाभार्गव मृत संजीवनी। ओरिजिनल यही है, बाकी काफ़ी सारे देवताओं के मृत संजीवनी अलग अलग हैं। अच्छा। प्रायः लोग गलतियां करते हैं। अब राजा बलि जब युद्ध में मारा गया तो राजा बलि जो था बड़ा अच्छा था, उसके भाव विचार हर चीज़ अच्छे थे, इसलिए राजा बलि को वापस उसने जीवित किया उसी संजीवनी विद्या से। जब वो जीवित हो गए तो राजा बलि की आगे भी कथा आती है, जो भगवान विष्णु को जो है 3 पग भूमि दान के चक्कर में जो पूरा वामन अवतार में दे दिया था। तो वो दानवीर था, इसलिए शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित किया। अब महामृत्युंजय की हम लोग बात करते हैं। ओम होंग जुंग सह, ये मृत्युंजय का महामृत्युंजय का लघु मंत्र है। अच्छा। और महामृत्युंजय जो है वो भी अभी दूर है। लोग जो आज के समय में कर रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, ये मंत्र जो है मृत्युंजय हुआ। अच्छा। अब महामृत्युंजय जो है ओम होंग जुंग से ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात् ओम श्व भुव भू ओम सहजुंग होंग ओम, ये मंत्र पूरा है। अच्छा। ये हुआ महामृत्युंजय। इसी तरह से संजीवनी विद्या जो है ये हमारे पीढ़ी के अंदर में 100 पीढ़ी हो गई है। हमारे परिवार में सारे वैद्य थे। आज के समय में वर्तमान में पूरे परिवार के अंदर में हमारे फैमिली में 8 डॉक्टर हैं। अच्छा। और हमारे घर के अंदर में उधर में हमारे परिवार में पिताजी 2 भाई, तो उनके 4 लड़के वो डॉक्टर हैं, बहू डॉक्टर हैं, पोते डॉक्टर हैं। और इधर हमारे पिताजी ने रास्ता चेंज किया था, तो हम लोग इधर में सारे जो है इस विद्या में आ गए। ज्योतिष में, आयुर्वेद तो है ही है, साथ में हमारा वास्तु भी आ गया, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई। तो ज्योतिष विद्या में एक चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो, ये क्षमता है कि आगे आने वाले समय में कोई गड्ढा है तो उसको बचाने का रास्ता है। तो वही चीज़ हुआ कि हमारे जो पीढ़ी के अंदर में था, औषधियाँ जो दी जाती थी तो मृत संजीवनी के मंत्र को पढ़ करके दिया जाता था, ताकि जो भी बीमार है ना उसकी बीमारी ठीक हो, और वो चमत्कारी होता था। अच्छा। हमारे दादाजी 4 साल के थे सन 1904 में। जब 4 साल के थे तो उन्होंने जिद किया कि मैं नानी के यहाँ जाऊँगा। तो मेरे परदादा जी उनको ऊँट पे बैठा के ले गए, राजस्थान में थे, ऊँट पे बैठा के ले गए। उनका उधर जाना हुआ और पूरे गांव में प्लेग की बीमारी हो गई थी, जिसमें सब मर गए। अरे। हमारे घर के अंदर में 200 मेंबर थे, सब मर गए। सिर्फ हमारे परदादा जी और दादाजी बचे थे। तो परदादा जी पूरे फैमिली के शव को उठा करके दाह संस्कार वगैरह किया, लेकिन उनको इतना अंदर से दुख था कि हार्ट अटैक होकर के वो भी मर गए। तो अकेले बचे हमारे दादाजी। 4 साल के थे और परिवार के कुछ फैमिली और भी बची थी।
380 बीघा ज़मीन थी, कोई देखने वाला नहीं था, कौन लिया, क्या किया, नहीं किया, कुछ भी पता नहीं। बाद में जब होश संभाले, जो पता चला, तो फिर छोड़ दिया गया। हमारे पिताजी जब हुए तो उन्होंने जब बड़े हुए तो वो बोले कि भाई हमारा तो ज़मीन इधर उधर जो गया है उनको निकालना है। हमारे बाबा बोले कि संतोष रखो, जो भाग्य में है वो मिलेगा। तो वो संजीवनी विद्या हमारे पीढ़ी में आती चली गई। दादाजी ने हमारे पिताजी को दिया, पिताजी ने हमें चारों भाइयों को दिया। और उधर फैमिली में भी है लेकिन वो लोग उपयोग नहीं करते हैं, बट अगर उपयोग करें तो लोगों को लाभ मिलेगा। 2003 में इस चीज़ विद्या को मैंने परीक्षण किया, कई लोगों के ऊपर में होता ही था। मेरे फादर को हार्ट अटैक और किडनी फेलियर हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने अपना समय सीमा निकाल रखा था 73 वर्ष 6 महीना 18 दिन मृत्यु के। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जो उन्होंने किया, दीनदयाल जोशी जी से जो चीज़ सीखा उन्होंने, जयपुर के राजपुरोहित थे, जयपुर राजघराने के राजपुरोहित थे। आप पिछले पॉडकास्ट हाँ बताया था पिछली बार। तो पिताजी जो सीखे वो मेरे को सिखा गए। तो जब उनका टाइम 9 दिन 8 दिन 7 दिन बच गया था, 9 दिन बचा था, तब उन्होंने कह दिया था कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया। तो सारे सिस्टम ऑर्गन फेल होना शुरू हो गए। तो मेरे को लगा कि जब हम लोगों के लिए कर सकते हैं तो इस संजीवनी विद्या से क्यों ना अपने ऊपर में इसको ट्राई किया जाए। पिताजी को हॉस्पिटल भर्ती किया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो कोमा में भी चले गए, कोई होश नहीं था, डायलिसिस भी हो रही थी बट कोई फ़ायदा नहीं था, कभी भी खबर आ सकती थी। बट हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, मृत संजीवनी विद्या के मंत्रों के उच्चारण से, जाप से वो लगातार चलता रहा और 9 डे निकल गया। जैसे ही 9 डे निकला एक चमत्कार हुआ। जो उनको यूरिन नहीं उतर रही थी, 2.5 लीटर यूरिन उतरा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ चमत्कार तो हुआ है बट कह नहीं सकते। शाम तक फिर वो होश में भी आ गए। अच्छा। हाँ, ये बड़े शाम सुबह में उन्होंने कहा कोमा से बाहर भी आ गए और शाम तक होश में भी आ गए। बट वो 40 साल पीछे चले गए। उनकी मेमोरी ना 40 साल पीछे चली गई। मैं गया, मुझे नहीं पहचान रहे, भाई को नहीं पहचान रहे। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए कुछ समय भी लग सकता है या मेमोरी वापस ना आए, उसी समय से चलता रहेगा। तो उन्होंने मुझे याद है कि एक हमारे गांव में एक लड़की थी, शकुंतला बाई है, उनको बेटी की तरह मानते थे, बस उनका नाम याद था। उन्होंने उनके बारे में बोला तो हम लोगों ने उनको बुलाया, तो उनको कहा कि अरे तुम ऐसी हो गई हो, तुम तो पतली दुबली थी, मोटी हो गई हो। तो उन्होंने समझाया कि ये आपका बेटा है गुरुजी, और ये बोला नहीं मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, वो तो छोटे छोटे थे। लेकिन 2 दिन के अंदर में फिर वापस आ गए। अच्छा। हम लोगों ने संजीवनी विद्या के मंत्र को लगातार करते रहे हम लोग, और मेरे बड़े भाई भी करते रहे। उसमें फ़ायदा ये हुआ कि 1 महीना 20 दिन के बाद डायलिसिस भी बंद हो गई। अरे इतना असर है इसमें? इतना असर हुआ। इंसुलिन उनको 30 ml सुबह, 30 ml दोपहर, 30 ml रात को, इस तरह से दिया जाता था, और वो 3 महीने के अंदर में वो भी बंद हो गया। शुगर 10 साल से था, वो नॉर्मल हो गया, बिना दवाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के। वो 10 साल जिए और खुद बोल दिए 10 साल कि अब मैं 10 साल जीऊँगा। 2013 में चले गए। तो आज की डेट में आप इस मृत संजीवनी विद्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते? बहुत ज़रूरी होने पे करते हैं। कोई वेंटिलेटर पे है या कोई स्थिति ऐसी है कि मुझे करना चाहिए तो करता हूँ। कोई ऐसा भी है जिसने आपकी ना सुनी हो, आपने कहा हो कि मत करो कुछ, फिर किया हो और फिर वो? ऐसा एक केस हुआ जिसमें मैंने किया, बताता हूँ उसके बारे में। गणपतगंज बोल करके बिहार में एक जगह है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। वहाँ की एक मारवाड़ी फैमिली है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे सब ने उनकी कुंडली देखी और सब ने मना कर दिया। हालांकि 5 बार महामृत्युंजय भी हो चुका था, कैंसर लास्ट स्टेज का था। लास्ट स्टेज के कैंसर पे मुझे बोला गया कि आप प्लीज़ देखो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जा कर के देखूँगा, तभी मैं मृत संजीवनी के प्रयोग को करूँगा।
उन्होंने कहा कि ठीक है। कलकत्ते से फ़्लाइट की टिकट बन गई, मैं आया, राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती थी दिल्ली में। आकर के मैं इजाज़त लेकर के मिलने गया वहाँ पे, तो लगभग 35 kg की थी वो, बस। जबकि उसकी 75 kg उसका था जिस समय मैं बीमार हुई थी तब। बोन कैंसर था। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि अब ये 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब वहीं थे। मैंने कहा कि एक तरीका है कि जीवन कितने दिन का है, मैं ऑन कैमरा आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को भी जानकारी हो जाएगी कि 6 महीने में कब मरने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि अब 6 महीने मेरे पास समय है। अच्छा। ये प्राचीन विद्या है। इसको ये दोनों हाथों को ऐसे करके रखा जाएगा। जब रख करके आप इस पॉइंट को देखेंगे तो एकदम ऐसे पतला दिखेगा, आप खुद भी देख सकते हैं इस समय में, ठीक है। तो ये एकदम पतला दिखेगा, लेकिन नाक के सीध में होना चाहिए। ये जो हाथ है ना, नाक के सीध में होना चाहिए, ये पॉइंट पे होना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान आ गया, तो सहस्त्रा चक्र का, और ये पॉइंट पर देखना ऊपर में, ठीक है। तो एकदम पतला दिखेगा। मैंने वही किया। मैंने क्या कहा कि भाभी जी आप ऐसे हाथ उठाइए और इस तरह से रखिए। उन्होंने देखा तो कहा पतला है। मैंने कहा नहीं मरेगी। अच्छा। तो डॉक्टर बोला कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि अगर 10 दिन इनको जिंदा रखना है तो क्या करना है मेडिकल साइंस के हिसाब से। उन्होंने कहा प्लेटेट चढ़ा देंगे, ब्लड चढ़ा देंगे, ठीक 10 दिन जी जाएगी। मैंने कहा ठीक आप करो ऐसा ही। उनके हस्बैंड को कहा कि आप इनको गांव लेके जाओ। बोले वहाँ तो मर जाएगी। बोले मर तो यहाँ भी जाएगी। आप चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ करना होगा। आप ले जाओ, बच्चों के बीच में मरेगी ना, परिवार के बीच में मरेगी। तो ये बात वो उसको भी लगा कि ठीक है ऐसा करना चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं हो गई, वहीं संकल्प लिया और आकर के कलकत्ते में 5 पंडितों को बैठा दिया। मैंने कहा 41 डे आपकी पूजा होगी, 42वें दिन आपके यहाँ हवन कराएंगे और ये बैठ के हवन करेगी। अच्छा। तो उनके मन में खुशी भी थी और एक डर भी था। तो वो क्या किए, बोले ठीक है, प्राइवेट प्लेन करके उनको बिहार में पटना ले गए, वहाँ एम्बुलेंस से गांव ले गए। वाराणसी से एक आयुर्वेद की वो है व्यवस्थाएं, वहाँ से उन्होंने दवाई शुरू की। जो मैंने बताया कि आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू करो लेकिन आयुर्वेद करो। वो शुरू हुआ। 42वें दिन जब मैं गया हूँ वहाँ उनके यहाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जो खड़ी नहीं हो सकती थी वो चाय बना करके हम लोग को पिलाई और हवन में 3.5 घंटा हम लोग के साथ बैठी। अच्छा। 5 ईयर जिंदा रही, किसी और रीजन की वजह से एक्सपायर। जब जो इंसान 3 दिन में खत्म होने वाला तो 5 साल 5 साल जी। तो आपने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। अब क्या है कि लोग गलती करते हैं, महामृत्युंजय करने वाले भी करते हैं, मृत संजीवनी करने वाले भी करते हैं। इसमें न्यास विधि होती है। अच्छा। जितने भी मंत्र हैं वो किलित हैं, अर्थात ताला लगा हुआ है, उसको चाबी से खोलना पड़ता है, तो उसको न्यास विधि कहते हैं। अच्छा। तो न्यास से जब आप खोलेंगे तो विनियोग और न्यास कर लेते हैं, लेकिन उत्तर न्यास नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं, वापस बंद नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। अच्छा। लगभग 99% लोग जो है पंडित ऐसा ही करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ, अगर आप न्यास विधि करते हो तो उत्तर न्यास भी करो, ताकि उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो मृत संजीवनी इस तरह से जो है काम करती है और रियल इसके रिजल्ट भी हैं। मृत संजीवनी में एक फायदा और है, शिव और पार्वती मिक्स हैं इसमें। अच्छा। इस मंत्र में तो ये गुप्त चीज़ें हैं, जो कोई अच्छा शिष्य होता है उनको ही देते हैं। तो कोई आदमी ऐसे भी कराए, रोग से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, ऐसे भी अगर वो कराता है, रोग बीमारियों से तो परेशानियों से तो दूर होता ही है, साथ में लक्ष्मी की भी बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होती है। तो कहाँ से करवाया? आप तो कह रहे हैं कि आप प्रयोग ही नहीं करते हैं, बहुत नहीं, लिमिटेड करते हैं, वो हमारे हिसाब से अगर चलें तो करते हैं। वो देखेंगे ना फिर क्या तय करेंगे कैसे। कई परिवार हैं, कटिहार में हैं, बिहार में कटिहार में परिवार हैं, कलकत्ता में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके हम लोग करते हैं और वो जीरो से हीरो हुए हैं, अरबों का काम चलता है उनका। अच्छा। एक समय था कि जब हमारे पिताजी उनके यहाँ जाते आते थे तो ये था कि छोटी छोटी दुकानें थीं, काम बस उसी में घर गुजारा चलता था। आज
अरबों में खेल रहे हैं, और वो हर 2 से 3 साल में कराते हैं, हर 2 से 3 साल में। तो इसमें कितना समय लगता है अमृत संजीवनी करने में? 5 आदमी बैठेंगे तो 21 डे, अच्छा, ज़्यादा बैठाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसके सारे सिस्टम हैं, और करना चाहिए, जो सक्षम है उनको करना चाहिए, ये तो है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर में देखिए, अष्टम भाव सब बोलते हैं मारक है। अष्टम भाव में शनि बैठ जाए तो वो वृद्धि कारक है, जीवन को बचाता है। उदाहरण दिया आपने अभी एक। अब कई आदमी कहते हैं कि केंद्र के अंदर में बड़ा ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, केंद्र के अंदर में कहीं भी बैठ जाए बृहस्पति तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अगर लगन में बैठा है तो बहुत अच्छा है, चौथे बैठा है तो पिता के लिए उन्नति कारक है। अच्छा, लेकिन माँ के लिए डैमेज करेगा। चौथे स्थान माता का स्थान होता है। अच्छा, तो माँ के हेल्थ को, मतलब किसी एक चीज को आप आधार नहीं बना सकते। हाँ, जो बोलते हैं ना दशम में बैठा है, दशम में अगर मंगल बैठा है तो कुल का दीपक है वो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो इसमें विशेष ध्यान देने की चीज़ है कि दशम में मंगल बैठा है ना तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति अगर दशम में बैठा है तो वो स्थान का हानि करेगा, अर्थात पिता के धन को नुकसान करेगा, पिता के हेल्थ को नुकसान करेगा। लोग कुछ भी बोल देते हैं। कई कुंडलियाँ आती हैं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा ये आप मिला के देखो, मैं जो बता रहा हूँ। बोले हो तो यही रहा है, मानते भी हैं उस चीज़ को, एकदम निश्चित रूप से मानते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। गोचर पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लगन, गोचर, महादशा, अंतरदशा और साथ ही योगनी महादशा। योगनी महादशा कलयुग के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये 8 प्रकार की होती है। मंगला का काम है मंगल कार्य करना, पिंगला मध्य में रहती है, धान्या का काम है अगर व्यापार डाउन है तो अगर उस समय में धान्या आ गई है तो धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, काम अच्छा होना शुरू हो जाता है। भ्रामरी में मति भ्रमित होता है। अच्छा, उम्र के हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग उसके प्रभाव हैं। भद्रिका भी मध्य है। उल्का, उल्का भवेत व्याधि, मरणम कष्ट कारणम च, मरने के जैसा कष्ट देती है उल्का। उल्का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा देती है, जिसके लिए मतलब योगनी दशा को 90% एस्ट्रोलॉजर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो अच्छे हैं बिल्कुल ध्यान देंगे। सिद्धा का काम है, आपका बुरा वक्त भी है और सिद्धा की योगनी चल रही है, उस बुरे वक्त से बाहर निकाल देगा। अच्छा, नाम जैसा काम वैसा। सिद्धा मतलब काम को सिद्ध कर देना। संकटा सबसे लास्ट में आता है 8 वर्ष के लिए, और ये 8 साल बाल्य अवस्था में आए तो कोई भी प्रभाव नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत चोट लगेगा। युवावस्था आएगा और उस काल के अंदर में विवाह हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन में बड़ा उथल पुथल होगा। अच्छा, या झगड़े होंगे, केस होंगे, जेल यात्रा भी हो जाती है। वृद्धावस्था में आएगा तो घुटनों का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम काफ़ी सारे बढ़ाते हैं। जैसा नाम वैसा काम। 2026 में मैं ये जानना चाहता हूं कि ओवरऑल सभी के लिए इस साल कैसा गुजरने वाला है? सभी के लिए ऐसा है कि ये साल लोगों की आमदनी बढ़ने वाली है। अच्छा, बहुत तेज गति से लोगों की आमदनी बढ़ने वाली है। बट आमदनी के साथ साथ में मन थोड़ा दुखी होगा लोगों का। ऐसा क्यों? क्या होने वाला है ऐसा? क्योंकि भारत का जो हम लोग देख रहे हैं गोचर के हिसाब से, तो उस राशि के हिसाब से जब देखते हैं तो शनि की जो दृष्टि है वो पंचम भाव, यानी अपने बच्चों से भी परेशान होंगे लोग। अच्छा, लगन भाव को भी देख रहा है और अष्टम भाव को भी देख रहा है। पैसे तो बहुत आएंगे, ठीक है, खर्चा भी बहुत होगा, पर बीमार भी बहुत होंगे। बीमारी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। किस तरह की बीमारियां बढ़ने की आशंका है? कई तरह की बीमारी होगी, एक्सीडेंट होगा, तरह तरह की बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी, शुगर, बीपी, पैरों की सबसे ज़्यादा तकलीफें आएंगी। अच्छा, कुल मिला जुला के अलर्ट रहे आप थोड़े। बिल्कुल, खास करके वृष राशि वाले, वृष राशि वाले, उनको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत। बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि 2026 में कोई ऐसी 5 भविष्यवाणियाँ या 4 भविष्यवाणियाँ जिसमें देश का इंटरेस्ट हो और वो चौंकाने वाली भी हो और बड़ी भी हो।
पूरे विश्व की बात करें तो भारत सशक्त होगा, ठीक है। और सशक्त के साथ साथ में मोदी जी के लिए बहुत सारे चैलेंज आएंगे। अच्छा, हाँ 2026 में। हाँ, पूरे विश्व में विश्व युद्ध की स्थितियां बनेगी। कई कंट्रियों में उत्पाद बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा और कई स्टेट में सरकारें भी चेंज होंगी। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है, आपदाएं बहुत आएंगी, जो प्राकृतिक आपदा है, जल से और अग्नि से, ये बहुत ज़्यादा होगा। अभी अप्रैल तक तो चलना ही है, ये 2026 के अप्रैल तक ये चलना है, और अप्रैल के बाद भी वैसा ही रहेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की रहेगी, और भारत में भी कुछ ऐसे तबके खड़े हो जाएंगे जो उत्पात करेंगे, सरकार के लिए परेशानियां पैदा होंगी। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात रहेगी। इसको संभालना मोदी जी के लिए खैर आसान तो नहीं होगा, बट ये संभाल लेंगे। पर ये होगा क्यों? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? कोई एक वजह? वजह ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, क्या बन रही? जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो पश्चिमी देश को, जैसे अमेरिका है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, सबसे ज़्यादा परेशानियां आएंगी। जो शनि की दृष्टि है, उस दृष्टि के हिसाब से पूरे विश्व में वो सबसे ज़्यादा उसी को तकलीफ आएगी। कष्ट में अगर कोई देश होगा तो अमेरिका, ये सब कंट्री। शनि की दृष्टि क्या अमेरिका पे पड़ेगी या केवल इंडिया? बिल्कुल पड़ेगी। पड़ेगी। फर्क पड़ता है उन लोगों को ज्योतिष? बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है। पूरा विश्व ही जो है, धरती पे ही है पूरा विश्व। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ। क्या ये जो एस्ट्रोलॉजिकली आप जो बता रहे हैं वो केवल असर भारत में होना है या अमेरिका या दुनिया देशों में हर जगह होना है? भारत सशक्त होगा, उत्पाद जरूर होंगे, मजबूत भारत होगा, भारत के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बट सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। ठीक। और भी कंट्रियों को होगा, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां होंगी, मारकाट होंगे, काफ़ी लोग मरेंगे। हम लोगों को सबको सावधान रहना पड़ेगा। और कोई बड़ी भविष्यवाणी है आपको जो दिख रही हो 2026 में? 2026 में बड़ी भविष्यवाणी तो है, बट कैमरे पे बोलना सही नहीं है। काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी, कई लोग उंगलियां उठा देंगे मेरे पे, नेता लोग खास करके, इसलिए उस चीज़ को नहीं बोलेंगे। अच्छा, 2025 में बहुत सारी आपदाएं आई, आप 2026 में भी कह रहे हैं, तो ऐसी क्या आपदा आने की आशंका आपको 2026 में दिखती है जो बहुत बड़ी हो, जिससे जान माल का नुकसान होने की आशंका बहुत ज़्यादा है? आपदाएं जल और अग्नि से तो है ही है। जो आपसी देशों में लड़ाई होगी उसको कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता। अमेरिका खुद खतरे में पड़ा रहेगा, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि बृहस्पति की जो मूवमेंट है हमारे भारत के हिसाब से, वो 2026 में अप्रैल के बाद जो है, अप्रैल से ही जो है वो तृतीय भाव में चला जाएगा। ठीक है। तो भारत के लिए मजबूती भी है और ख़राब भी है। ख़राब, कई आदमियों का प्रेशर होगा, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को बचाव करेंगे बिजनेस से, ये अपने आप को बचाव करेंगे भाग्य से और आमदनी से। ये तीन चीज़ों से भारत अपने आप को मजबूत कर लेगा। बट भारत के अंदर में भी जो होगा वो अविश्वसनीय होगा। बट फिर अविश्वसनीय होगा? हाँ, ये कब तक होने की आशंका है? अप्रैल के बाद। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है? कुछ भी। अब ये 2026 में हमने भारत की बात कर ली, दुनिया की भी बात कर ली, राशि के हिसाब से किसके लिए खास है ये? मतलब उनके लिए अच्छा क्या होने वाला है, किस राशि के लिए? राशि के हिसाब से जो अभी चल रहा है, मेष राशि वालों के लिए बेटर है। मेष के लिए ठीक है। मेष राशि वाले जो है आनंद में रहेंगे, लेकिन रिश्ते खराब होंगे। अच्छा। खर्च बढ़ जाएगा लेकिन आनंद में रहेंगे। वृष वाले के लिए काफ़ी तकलीफें बढ़ेंगी। वृष वालों के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उनके धन का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वृष वालों का जो पोजीशन होगा वो ये है कि अगर घर मकान लिया हुआ है और लोन पे लिया हुआ है तो चला जाएगा। अरे बाप, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और मिथुन वाले के लिए रिश्ते जरूर खराब होंगे, बट भाग्य, स्वास्थ्य और लाभ, ये तीनों फायदेमंद रहेंगे। ठीक है।
और कर्क राशि वाले के लिए जो है सारा ही ठीक रहेगा। कर्क राशि वाले सबसे ज़्यादा मजबूती में रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। सिंह राशि वाले जो है 2026 में खर्चा बढ़ जाएगा और सिंह राशि वालों का जो स्थिति मूवमेंट होगा उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी उनको। 5 पिता से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है। पिता का हेल्थ गिरेगा और कर्म क्षेत्र भी खराब होंगे। अगर वो अपने कर्म क्षेत्र को मजबूती से करता रहेगा, अपने काम को अच्छे से करता रहेगा तो बचाव रहेगा, लेकिन पिता की हानि होने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। कन्या राशि वाले के लिए मिक्स रहेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, लेकिन आमदनी से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। तो ऐसे आदमी को हनुमान चालीसा निरंतर करते रहना चाहिए। जो कन्या राशि वाले हैं पूरा साल करना है उनको, और नए साल से जनवरी से उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ताकि उसके आने से प्रभाव पहले ही जो है उसको ठीक करना है। तुला राशि वाला जो है वो थोड़ा मजे में रहेगा, जैसे कर्क वाला था वैसे ही तुला वाला है, बट कुछ संधि विच्छेद होने की स्थितियां बनेंगी। अगर तुला राशि वाले सावधान नहीं रहेंगे तो डाइवोर्स होने के हाई चांस रहेंगे, अगर शादियां हो गई हैं जिनकी तो, और मातृत्व खत्म होने का चांस रहेगा। अच्छा। हाँ, माँ के लिए कष्टदायक समय रहेगा तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले के लिए ठीक है, बढ़िया है, लेकिन संतान से थोड़ी तकलीफें रहेंगी। धनु राशि वाला मिक्स है, वो भी थोड़ा अच्छा और थोड़ा खराब जाएगा। मकर राशि वाला वो भी मिक्स रहेगा, आधा साल अच्छा जाएगा और आधा साल खराब जाएगा। कुंभ राशि वाला जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, कुंभ राशि वाले के लिए अच्छा है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया है हनुमान चालीसा को करना। हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो दिन दुगुना रात चौगुना हो जाएगा। और मीन राशि वाले वो भी मिक्स रहेंगे। अच्छा। आधा साल अच्छा जाएगा और आधा साल खराब जाएगा। तो इसमें कोई टाइम फ्रेम है, कितने कब सावधान रहना चाहिए, किन महीनों में, किस दौर में, कब गोचर क्या हो रहा है, ऐसा? गोचर में सबसे ज़्यादा प्रभाव आएंगे अप्रैल से। अच्छा। इसलिए जिन जिन के लिए मैंने बताया कि हनुमान चालीसा करना है उनको जनवरी से स्टार्ट करने से, जैसे अगर बाढ़ आती है और आपको पता है कि इतने 3 महीने बाद बाढ़ आने वाली है तैयारी और मैं तैयारियां कर लिया हूँ तो हमारा बचाव हो जाएगा। बाढ़ आने के बाद अगर हम पुल बना रहे हैं तो वो तो ध्वस्त होगा ही। तो इसलिए कुछ भी तैयारी करनी है तो पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे इंसानों की वर्षफल कुंडली होती है, ऐसी देश की भी होती है। तो हमने थोड़ी सी बात की भारत की, मैं चाहता हूं कि आपने भारत की वर्षफल कुंडली देखी होगी जी 2026 के लिए, तो थोड़ा डिटेल में बताएं आप कि 2026 भारत के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। भारत के लिए वर्ष कुंडली में मजबूती होगी अर्थ से, व्यापार से, विश्व में व्यापार में जो है ये मजबूत होगा, बट घरेलू स्थिति में जो है कमज़ोर होगा। घर के अंदर में काफ़ी सारे उत्पात होंगे, बहुत सारी परेशानियां भारत को झेलना पड़ेगा। अप्रैल के बाद से समस्याएं बहुत पैदा होंगी, फिर भी भारत उससे निकल जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्या हो सकते हैं? सामाजिक वातावरण खराब होंगे। अच्छा। विपक्ष के लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, AI भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा। अच्छा। तो जो आज के समय में चल रहा है, जो चीज़ हुआ ही नहीं है उसके बारे में बताएंगे हो गया है। अच्छा। उस चक्कर में कुछ तबके के लोग, युवा लोग भटक जाएंगे, जिसकी वजह से भारत की स्थिति खराब होगी, काफ़ी सारी हत्याएं होंगी और जान माल का बहुत नुकसान होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है जी, उसका इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाई जाएंगी। जी जी, और उसका नकारात्मक प्रभाव ये होगा कि समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। और ये सब सोशल मीडिया के जरिए होगा। सोशल मीडिया और अपोजिशन, अच्छा, सब मिलके करेंगे। तो क्या आपको कोई बदलाव दिखता है भारत की सत्ता में आने वाले 2026 में? ये सब चीज़ें होंगी, बिल्कुल क्या होगा। सरकार में बदलाव होगा? क्या मोदी जी रहेंगे या छोड़ेंगे? बिल्कुल मोदी जी रहेंगे। हर स्थितियों को देखते हुए, गिरते पड़ते उसको मजबूती से संभाल के रखेंगे। अच्छा, कोई बदलाव नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बदलाव स्टेटों में होगा।
स्टेट में होगा। अब स्टेट की बात आप कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि स्थितियाँ खराब होंगी, चीज़ें थोड़ा सा सामाजिक स्तर में मतलब विवाद होंगे, तो ये भारत के किन हिस्सों में हो सकता है ज़्यादा? वेस्ट बंगाल, यूपी। अच्छा। भारत का सबसे बड़ा एशिया का मंडी था कोलकाता। जब बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जब अलग हुए उस समय में वास्तु के हिसाब से भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कट गया, अर्थात वास्तु का स्तर कट गया। उसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो है वहाँ का व्यापार डाउन होने लगा। और आज भी सबसे ज़्यादा बड़ा बवाल बंगाल में ही मचा रहता है। वहाँ की राजनीतिक भी खूनी जंग से ही होती है जब से भारत आज़ाद हुआ है, और आज भी होती है। जब जब इलेक्शन आते हैं हत्याएं बहुत होती हैं, लोगों का दिमाग काम नहीं करता। और पूरे भारत में जब घूम करके आप वहाँ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पागल भी वहीं मिलेंगे आपको, बंगाल में। हाँ, स्टेशनों पे इधर उधर घूमते बहुत सारे मिलेंगे। ये सब वास्तु दोष की वजह से? हाँ, भारत के वास्तु दोष की वजह से। हाँ, भारत के वास्तु दोष की वजह से। तो 2026 में तो बंगाल में फिर चुनाव आ रहा है, परिवर्तन होगा, बहुत उठापटक होगी। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे सरकार परिवर्तन नहीं हो रहा है, बट परिवर्तन होगा, लेकिन काफ़ी तकलीफ से होगा। मतलब बहुत तकलीफ है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप 2026 में ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी? हाँ, नहीं। तो कौन जीत रहा है फिर वहाँ? सत्ता परिवर्तन होगा, देख लेंगे। क्या खिलने वाला फूल तो दो हैं ही है, खिलेगा कौन ये समय बता देगा। तो दोनों के पास फूल हैं, तृणमूल के पास भी और बीजेपी के पास भी। बिल्कुल, सुंदर फूल खिल जाएगा। अब हम आते हैं मुनाफे पे। जी, 2026 में सोना, चांदी या शेयर बाजार, कहाँ आपको लगता है कि बम्पर मुनाफा होने वाला है या नहीं होने वाला है? सबसे ज़्यादा होने वाला है चांदी के अंदर। चांदी के अंदर? जी, ठीक है। चांदी इस हिसाब से चढ़ाव होगा चांदी के दामों में जो हम लोग सोच नहीं सकते। तब भी अभी तो मान के चल रहे हैं 2.25 लाख के आसपास है। पार करेगा, 2 लाख पार करेगा, 2 लाख, 2.5 लाख भी हो जाएगा। सोना गिरेगा, सोना कमजोर होगा और चांदी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से जो भारत का बन रहा है, पूरा विश्व का जो बन रहा है, उस हिसाब से चंद्रमा के भाव जो है, अर्थात चांदी के भाव जो हैं वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। वो उसका एक गणित है, गणित के हिसाब से पता चलता है कि इसके भाव तेज होंगे। नहीं, पर अक्सर हमने देखा है, जब से हमने भी होश संभाला, कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार एक समांतर बढ़ोतरी होती रही। जी, पर आप कह रहे हैं कि सोना गिर जाएगा, चांदी बढ़ जाएगा? सोना बहुत बढ़ेगा तो मामूली बढ़ेगा। अच्छा। और चांदी बहुत तेजी से भागेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा 2025 में बहुत तेजी से डबल की ओर गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और सोना 75 था और 1.5 के नीचे ही रहा, 1, 30, 40 ऐसे आया, फिर वापस आ गया, बट वो बढ़ता चला गया। और वही स्थिति फिर होने वाली है। 2026 में भी चांदी ज़्यादा बढ़ेगी, सोना कम बढ़ेगा। ये शेयर बाजार? शेयर बाजार तो डाउन ही रहेगा, अप डाउन से चलते रहेंगे। कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। इसमें जो मोटे लोग बैठे हैं ना ऊपर में, वही कमाएंगे। बाकी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कम से कम 2026 तक शेयर बाजार से बच के रहें। अच्छा। क्योंकि शेयर बाजार में इतना उठापटक होगा जिसमें समझ पाना मुश्किल होगा आम आदमियों के लिए। नहीं, तो शेयर बाजार का रूप भी कमल जी थोड़ा बदल गया है। लोग म्यूचुअल फंड, ETF, सब में उठापटक होगा। ऐसा होगा कि सोच नहीं सकते आप। अच्छा, सब में होगा। हाँ, ठीक। आपको याद होगा रिलायंस पावर जब आया था तो आने से पहले बाजार में हल्ला था कि 1000 रुपये से खुलेगा, और लोगों ने 800 रुपये एडवांस दे करके शेयर खरीद लिए। मतलब वो आया भी नहीं था, उसके पहले जमा हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब खुला तो 450 के लगभग में ऐसे शायद खुला, मेरे को ध्यान नहीं है पूरा। अब तो बिल्कुल। और उसके बाद फिर नीचे आ गया। जब नीचे आया तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। खबर फैल गई चारों तरफ कि ये 10 रुपये 20 रुपये होने वाला, तो डर से लोगों ने बेच दिया कि चलो जो पैसा आ रहा वो तो आ जाने दो। और उसके बाद फिर 450 500 चला गया, फिर दरदड़ा के लोगों ने खरीदा। इसमें बहुत बड़ा गेम है, और 2026 में भी वही होने वाला है। इससे लोगों के साथ धोखा बहुत बड़ा होने वाला है शेयर बाजार के अंदर में।
क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो रही है कि होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। या कमल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम बात करें सोशल मीडिया की, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है एआई। तो ये हवा है कि एआई आएगा तो लोगों की नौकरियां खाएगा, बहुत सारी चीज़ें और बदलेगा। तो आप क्या भविष्य देख रहे हैं 2026 में? एआई क्या बेरोजगारी बढ़ाएगा? नहीं क्या नहीं, करेगा? एआई से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, उल्टे काम बढ़ेगा। एआई की स्टडी बढ़ेगी, लोग काम करने लग जाएंगे। एआई पे कुछ भी डाल देने से नहीं होगा, उसको हैंडल करने वाला भी चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो भी हैं, तो अभी नया अपडेट होता जाएगा ना, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा और उनको नौकरियां मिलेंगी, निश्चित ही है, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो रोजगार कम नहीं होगा? नहीं। ओवरऑल भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी 2026 में? मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं वो ऐसा ही है, सेम चलता रहेगा। 2026 भी बहुत बढ़िया नहीं है, मिक्स है। बढ़िया नहीं है ना। कमल जी, आप वास्तुशास्त्री भी हैं, आप वास्तुशास्त्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आपसे 2 एपिसोड पहले भी हम लोगों ने वास्तु पे बहुत सारी बात की है। लेकिन अब साल 2026 जब आ रहा है, तो एक उपाय तो आपने बताया कि आप 15 यंत्र वाला, एक और ऐसा काम जिससे घर में कोई भी वास्तु दोष हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई एक ऐसा काम कर लें ताकि वो सारे दोष हट जाए, कट जाए और इंसान का जीवन जो हो खुशहाल रहे। सबसे पहले तो वास्तु के अंदर में एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट का जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को साफ सुथरा रखना है और सुगंधित रखना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में जगह बनती है तो सबसे बेस्ट उपाय है और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, अग्निकोण को अच्छा रखना है। अगर अग्निकोण में हमारे पास किचन नहीं हो रहा है या और कुछ नहीं हो रहा है, तो हर रोज़ कोशिश करना चाहिए कि छोटा सा एक दीपक जला दें। ठीक है, उससे उससे उपचार हो जाएगा। लोग कहते हैं लाल बल्ब जला दो, ये कर दो, वो सब ठीक नहीं है। उससे बेटर है कि आप अग्नि को ही प्रज्वलित कीजिए वहाँ पे, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। और ये है घर के लिए। और जो बिजनेसमैन हैं, उनको अगर अग्निकोण में कुछ हो ना हो, आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखें। पूरे भारत में ही हमेशा मैंने यही कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखना है, नॉर्थ ईस्ट में सफाई रखनी है। नॉर्थ ईस्ट अगर साफ रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि सारी चीज़ धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी। क्या करना चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या कर लें? नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और इत्र वगैरह डाल करके भी करना चाहिए। कपूर जलाना चाहिए। कपूर जलाने से सुगंधित वातावरण जब होता है तो नॉर्थ ईस्ट की पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है घर के अंदर में। सारे देवताओं का आशीर्वाद जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से ही होता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। उसके कर लेने से लोगों को निश्चित उसके रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, ठीक, निश्चित है वो। और आप भारत की बात कर रहे थे नक्शे की, तो नॉर्थ ईस्ट से मुझे याद आया, भारत का नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल अलग थलग है, तो फिर कैसे ग्रोथ मिलेगी? मैं काफ़ी बोला हूँ। आज से 2 साल पहले भी मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें भी मैंने बोला था। और उसके पहले भी, उसके 3-4 साल पहले भी मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें भी मैंने बोला था। शायद ये बातें मेरे को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है और वो उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम हो रहा है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पे काम भी हो रहा है। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहला काम किया था, वेस्ट को मजबूत किया था। पटेल जी का जो मूर्ति बनाया गया है, उन्होंने उसको मजबूत किया वास्तु के हिसाब से। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट को भी ठीक कर रहे हैं। परशुराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अमित शाह जी भी गए थे और उस पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरी बातें उनके पास पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें पहुँच रही हैं। कहीं ना कहीं वो जो पहुँच रही हैं, मैं हमेशा उनको ऐड करता रहता हूँ जब भी कोई डालता हूँ नॉर्थ के लिए, तो उस पर देख रहा हूँ कि काम हो रहा है। तो ये एकदम साइलेंट में काम करते हैं, लोगों को पता नहीं है। तो ये हमारे भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि ऐसा काम हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पे जो काम हो रहा है ना, ये आने वाले समय में भारत को और मजबूत करेगा। मतलब जितना नॉर्थ ईस्ट में काम होगा उतना भारत के लिए वो लकी होगा। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट को जितना अच्छा हम लोग करेंगे उतना ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में बवाल है, वो भी खत्म होने वाला, आपको बता दूं। अच्छा। हाँ,
वो तो बहुत दिनों से चल रहा है, उस पर कहाँ हो पा रही है? 2026 में हो सकता है हो जाए, निश्चित रूप से ये मेरे को लग रहा है 100%। ये भी एक उसके उसके उपचार निकल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि वहाँ जो काम हो रहा है, वहाँ की एनर्जी को ठीक करने के लिए काम हो रहा है। और वो जब एनर्जी ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक है कि वहाँ के लोगों में परिवर्तन हो जाएगा। और शुरुआत हो चुकी है वहाँ पे, मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, हमारे कई सारी हमारे संस्थाओं की टीम गई हैं, जिसमें सुशील ओझा जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कलकत्ता और राजस्थान में दोनों जगह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे पूरा ध्यान मोदी जी का मूव किया। अच्छा। तो मैं सुशील ओझा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ यहीं से। उन्होंने जो किया है ना, मतलब सराहनीय है, शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए। और कन्या उच्च विद्यालय बनाए हैं, संस्कृत के लिए बनाए हैं, जो आपके जयपुर के अंदर में, उसमें नड्डा जी, अमित शाह जी, काफ़ी लोग गए थे उद्घाटन करने के लिए। तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि काम हो रहा है और साइलेंट हो रहा है। और जब इसका रिजल्ट आएगा ना, भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वही भारत के लिए लकी कॉर्नर हो गया एक तरह से। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि भाई घर का नॉर्थ ईस्ट कोना तो देख लिया आपने, लेकिन देश का तो नॉर्थ ईस्ट वो है जो पूरी तरह डिस्टर्ब है, जहाँ पे चीज़ें खराब हैं सब जी। वो देश की प्रगति के लिए तो बाधक होगा ना, अगर वास्तुशास्त्र काम करता है तो। हाँ। जैसा आप कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि क्या स्थितियां हैं वहाँ। तो घर का भी लकी कॉर्नर होता है कोई? हाँ, नॉर्थ ईस्ट वही सेम, और नॉर्थ मिडल दोनों। नॉर्थ मिडल जो है कुबेर का स्थान है, सोमा बोलते हैं उसको। वो अच्छा और साफ रहना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट या टंकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ मिडिल। हाँ, अगर ये 0 डिग्री संभाल लिया, अगर हाँ जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए 0 डिग्री है। अच्छा, वो जब कंपास में देखेंगे जहाँ 0 डिग्री आ रही है, ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाएंगे और 0 डिग्री से जहाँ 0 डिग्री निकल रही है वो आपका कुबेर स्थान है। 0 डिग्री तो सर ऐसे, अब मान लीजिए सपोज ये 0 डिग्री आई, तो ये 0 डिग्री में तो और भी चीजें होंगी ना, या आप पूरा 0 डिग्री कह रहे हैं खाली? पूरा 0 डिग्री, वो अच्छा रहना चाहिए। कुबेर का मतलब है कि आपके यहाँ धन आना और जमा रहना। गोल्ड अगर आ गया और जमा है हमारे पास में तो भविष्य के लिए अच्छा है। और गोल्ड आया और निकल गया, पैसा आ रहा और निकल जा रहा, स्थिर लक्ष्मी वाली। हाँ। तो मैं 1-2 क्लाइंट हैं, माने नहीं अभी तक, मैं कई बार कह चुका हूँ, उनके नॉर्थ मिडिल में ही टॉयलेट और टंकी दोनों है। अच्छा, बंदा कमा बहुत अच्छा से रहा है, कमी नहीं है, घर आलीशान है, पैसे नहीं रख पा रहा क्योंकि नॉर्थ मिडिल उसने छेड़ रखा है। हर बार यही बोलता है कि करवाऊंगा, लेकिन वो करने नहीं दे रहा, वो एनर्जी जो है उसको करने नहीं दे रही है। सही। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो एनर्जी करने नहीं करने देती है। बहुत हिम्मत करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, तभी होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट होता है या टंकी होती है, उसको हटाना असंभव जैसा हो जाता है। बोलते रहो, आप जा करके बहुत देखेंगे, कोशिश भी करेंगे, मतलब लेबर भी आ गए और वो वापस चले जाएंगे। तो इसी स्थिति में बहुत दृढ़ संकल्प लेकर के अगर उसको कराता है तो वो अपने भविष्य और भाग्य दोनों को ठीक कर लेता है। अच्छा, 2026 में बात कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ करनी है किसी को, तो वो अपने ऑफिस में किस कॉर्नर को एक्टिव करे जो बिजनेस उसका बढ़े, ये बताइए आप। साउथ वेस्ट को एक्टिव करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे आदमी सवाल कर देंगे साउथ वेस्ट से क्या मतलब है। हाँ, साउथ वेस्ट उस बिजनेसमैन का डीएनए है, यानी पितरों का स्थान है। वो सफा रहना चाहिए, वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहीं पे ऑफिस होना चाहिए, खुद का बैठने का स्थान होना चाहिए। तो उनका जो आशीर्वाद मिलता है उससे कमाने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा, तो जब कमाने की क्षमताएं बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक है कि उनके व्यापार धीरे धीरे उन्नति की ओर जाएगा। और सब सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बट इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साउथ वेस्ट व्यापार के स्थान में हमेशा अच्छा होना चाहिए, वजनदार चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वेट ज़्यादा होना चाहिए, और वहाँ का जो मालिक है मेन वहीं बैठना चाहिए, ऑफिस का। अच्छा, जो बिजनेसमैन है मेन, उनको वहीं बैठना चाहिए साउथ वेस्ट में। हाँ, ठीक है। अब कई बार क्या है कि बाप बेटे दोनों बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या हो कि बाप ने बेटे को बिठा दिया तो कई डिसीजनें रॉन्ग होती हैं। वैसी स्थिति में पिता को ही वहाँ बैठना चाहिए, बेटे को जस्ट बगल वाले ऑफिस में बैठाना चाहिए। काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसें मैंने देखी हैं, तो मैंने चेंज कराया है और परिवर्तन हुआ है उनके बिजनेस में भी और डिसीजन लेने में भी।
इतना बड़ा फर्क आ जाता है आ जाता अगर ये गलत डिसीजन आपने ले लिया तो। अब हम बात थोड़ी सोशल मीडिया करते हैं, बीच में भी किया। हाँ, इस सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो रील्स आती है ना, वो रील्स देख देख के लोग वास्तु टिप्स ले रहे हैं। उसमें कई बार आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही होंगी। आपको लगा होगा कि यार ये क्या बता रहा है, ये तो जैसे आपने अभी एक बल्ब की बात की कि रेड बल्ब जला लो, कुछ लोग और टिप्स बताते हैं अलग अलग तरीके की। जी जी, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ये चीजें गलत हैं। तो बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे और कैसे उसको करेक्ट करेंगे? देखिए, हम शास्त्र मत बात करते हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसा करो, शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा प्रकाश में भी दिया हुआ है, और काफ़ी सारे वास्तु के जितने ग्रंथ हैं, ठीक है, उन सब में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनसे हट करके कर रहे हैं। खुशदीप बंसल जी ने उसको और ऊपर करने की कोशिश की, ठीक है, बट उसमें अर्थ जुड़ गया कि बहुत पैसा कमाना है। उस चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कर दिया जो शास्त्र मत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राज कौन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका का जो संसद भवन है या जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? वाइट हाउस, कैपिटल हिल कहते हैं। हाँ। और वो उसका कलर कैसा है? वाइट है। वाइट है, कैपिटल हिल है, वाइट है। ताजमहल को देखने जो आते हैं पूरा वाइट है, पूरा वर्ल्ड देखने के लिए आता है। तो वास्तु के अंदर में क्या है कि पूरे घर को अगर वाइट आप रखते हैं तो आपको उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये एकदम निश्चित है। पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके अंदर में, और वो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है, तो किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी का दोष नहीं लगता। अभी ये लोग बोलते हैं इधर लाल कर दो, उधर पीला कर दो, उधर ये कर दो, उधर वो कर दो। मुझे बड़ा हंसी आता है, अरे यार वाइट करा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? घर को अंदर 30 साल के अभी बंदे ऐसे आ रहे हैं और 3 दिन का क्लास करते हैं, 10 दिन का क्लास करते हैं और आचार्य लगा लेते हैं। आचार्य करने के लिए 15 साल लग जाते हैं। मतलब 7 के बाद से जब पढ़ाई होती है ना आचार्य के लिए, बहुत मजबूती से करनी पड़ती है। और आचार्य की डिग्री ऐसे ले दे रहे हैं कि कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों डिग्री दे दे रहे हैं भाई? ये तो गलत है। और वास्तु को वास्तु के हिसाब से, उसके प्रारूप के हिसाब से करना चाहिए। उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो जेल यात्रा होगी, और हुई है कुछ लोगों की जेल यात्रा वास्तु के अकॉर्डिंग। हाँ, जेल यात्रा क्यों हुई है कि वो गलत वास्तु करने से भी खुद को जेल यात्रा हो गई है। अच्छा, हाँ, वास्तुकारक को हुई है। तो उसका रीजन है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जानता हूं कि कुछ लोगों ने उस पर रिसर्च करके अच्छा काम किया है, बट अच्छा काम किया है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल गड़बड़ी कर दें। शास्त्र मत चलें और शास्त्र के अनुसार काम करें। कुछ लोग वास्तुकारक को गाली भी देते हैं, वास्तुकारक होकर के PhD किए हुए हैं, अच्छे जानकार हैं, बट लेकिन वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि उनका उम्र के हिसाब से दिमाग खराब हो गया। उम्र का फायदा लोगों को देना चाहिए, उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं तो सवाल ये ना कमल जी कि इसके लिए तो जो वास्तुशास्त्री हैं अच्छे, उन लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका जरिया क्या है, कैसे पहचाने? इतने तरह के उपाय आ रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो भरोसा कैसे करें, किस पर करें, ये बताइए। कुछ ऐसे मतलब आ रहे हैं कि आप ऐसा कर लो 3 दिन में धन की बारिश होगी। जैसे लगता है लक्ष्मी माता से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो उसकी बेटी है या बेटा है। हंसने वाली बात है। अरे कैसे बारिश हो जाएगी? आप पिताजी का राज है क्या? ऊपर से आप जो है दरवाजा खोले और नीचे डाल दिया उनके घर में? ऐसा संभव नहीं है। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। 9वें महीने पे जाकर के बच्चे का जन्म होता है। उसी तरह से वास्तु के अंदर में भी कोई भी उपचार करेंगे थोड़ा समय लगेगा। 3 मंथ कहा जाता है हम लोगों के हिसाब से। जब हम लोग रेमेडी करते हैं ना, उसमें 3 महीना कम से कम बोलते हैं कि भैया वेट करो आप, और उसका फायदा होता है। अब कोई जल्दबाजी करता है, तुरंत में कह रहा है, तो वो तो संभव नहीं है, फिर तो ठगे जाओगे। मैं जितने भी दर्शक हैं आपके, उनको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप ठगे जाओगे। आपको ठगने के लिए लोग बैठे हैं। अगर आप ठगाने के लिए तैयार हैं तो ऐसे रेमेडी वाले के जो रील डाल रहे हैं उसमें जो है कि नुकसान आप उठाने के लिए तैयार रहिए। तो ऐसे ठगों को कैसे पहचाने? यही जरिया है कि जो बोल रहा है जल्दी हो जाएगा वो। हाँ, आपने सुना होगा जब बैंक के कुछ नए नए अवतार हुए थे,
जीवीजी सेविंग अकाउंट जमा करो, 3 साल में डबल हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी स्कीम्स आई थी, पोंजी स्कीम जिन्हें कहते हैं, बहुत सारे। 90 के दशक में चिट फंड, और बंगाल में तो बहुत ज्यादा हुआ था। बंगाल में भी हुआ, बिहार में हुआ, पूरे भारत में हुआ था। जिस समय में सहारा फंड जो चलते थे, सहारा जब आया था उस समय में जीवीजी और कई ऐसे कंपनियां आई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो लोगों को 3 साल में, एक दिल्ली की कंपनी थी सेवर्थ, आप सेव करो 3 साल में डबल कर देंगे, आप दो और 3 साल में डबल कर देंगे। ऐसी कई कंपनियां आई थी और 3 साल में डबल के चक्कर में कई लोग लुट गए। तो ऐसे जो जल्दी पाना चाहते हैं वही लूटे जाते हैं। तो मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि आप अपनी सावधानी बरतें, क्योंकि धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने धन को इस तरह से मत लुटाइए। लूटने वाले बैठे हुए हैं, आप नहीं सावधान होंगे लूटे जाएंगे। कोई 5 लाख ले रहा है, कोई बोल रहा है मैं 25 लाख ले रहा हूँ। अरे भाई 25 लाख ले रहे हैं तो वो बड़े लोगों के लिए ले रहे हैं। आप उनके बातों में अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही डूबेंगे। ऐसी बहुत कंपनियां आई थी। एक बार तो उस वक्त ये भी चला था, मुझे पढ़ा था मैंने, एक टीक प्लांटेशन का दिया कि हम टीक के प्लांट लगाएंगे और 20 साल में ये बड़े हो जाएंगे, 10 साल में या कुछ ऐसा। हाँ, वही सेवर्थ था, सेवर्थ। हाँ, सेवर्थ। और आपको एक पेड़ 5 लाख का बिकेगा या 4 लाख का बिकेगा, और पैसे लेके भाग गए लोगों को। तो शॉर्टकट मनी बेसिकली इजी, शॉर्टकट मनी, इजी मनी। शॉर्टकट और इजी मनी कभी हो ही नहीं सकता। मनी, वो तो कह रहे हैं सर, कि अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करनी है, बस सिंपल सा उपाय है। बिना मेहनत के पैसा चाह रहे हो तो फिर आप ठगे जा रहे हो। बिल्कुल। अब जैसे कुंडली के अंदर में कई बार क्या है कि अल्पायु आ जाती है और वो बंदा जी भी रहा है। जितने एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं कह रहे हैं कि अरे अल्पायु आ रही है, डराते हैं। बट उसमें क्या है, त्रिखड़ा एकादश राहु, त्रिखड़ा एकादश भूमा, तीसरे, छठे और एकादश भाव में अगर राहु या मंगल बैठा है तो उस आदमी की आयु दीर्घायु हो जाएगी। वह अगर अल्पायु वाला भी है तो भी 70-75 साल आराम से जिएगा। तब तो उम्र जी ही लिया। हाँ, उम्र जी लिया ना। तो कई चीजें इसमें हैं, भेद हैं जो बताई नहीं जाती। बृहस्पति और शनि का क्या भेद है? स्थान हानि करे बृहस्पति, स्थान वृद्धि करे शनि। अच्छा। शनि का काम है जिस स्थान पे बैठता है उसकी वृद्धि कर देता है। अभी बीएचयू में एक प्रोग्राम हुआ था, 2 महीने पहले की बात है। उसमें एक लेडी शनि के ऊपर बहुत सारी चीजें बता रही थी। तो शनि का ये प्रभाव, शनि का ये प्रभाव। और वहाँ स्टूडेंट ने पूछ लिया कि आप ये बताइए कि शनि अगर अष्टम भाव में हो तो जातक को क्या फल देगा, और शनि की महादशा चल रही हो तो। वो इधर उधर की घुमा करके बातें करने लगी। और उस प्रोग्राम के अंदर में फिर एक बंदा खड़ा हुआ, काफ़ी रील उसके भी आते हैं, मैंने काफ़ी रील देखे हैं उसके सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का स्थान नहीं है। बच्चे ने जो सवाल किया है या तो आप उसका जवाब दें या कह दीजिए कि मेरे पास आपका जवाब नहीं है, या हम अभी उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बता सकता है क्या? मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा जी मैं बता सकता हूँ और मुझे मौका दीजिए। तो मैं स्टेज पे गया और बोला भी, स्थान हानि करे बृहस्पति और स्थान वृद्धि करे शनि। ये एक छोटा सा फार्मूला है। शनि अगर अष्टम भाव में बैठा है तो उस जातक की आयु बढ़ा देगा। अच्छा। मारक स्थान है अष्टम, तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, और आयु बढ़ गई तो जीवन अच्छा चलेगा। बट कर्म स्थान को देख रहा है जहाँ पे पिता का स्थान है, तो कर्म अच्छा करेगा तो उन्नति की ओर जाएगा। बट महादशा के अंदर में उस 3 साल के अंदर में पिता की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि पिता स्थान को देख रहा है। इसकी क्या है कि दृष्टि दोष है शनि की। अच्छा। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से अच्छा होता है, बस बैठती है जिस स्थान पे वहाँ खराब करता है। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पीठ ठोका कि भाई यही तो जवाब चाहिए था, जो बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब चाहिए था। वो जवाब मिल गया उनको। कमल जी, ये बताइए कि 2026 में किन राशियों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और वो कौन से महीने हैं जिनमें सावधान रहना चाहिए? मेष राशि वालों को सबसे ज़्यादा सावधान होना चाहिए अप्रैल से लेकर जून तक। अच्छा। उनके लिए वो समय बहुत ही खराब रहेगा। ऐसी क्या ग्रहों की कंडीशन बन रही है उस समय? बृहस्पति मूव करके चला जाएगा मेष राशि वाले के लिए चौथे घर में। चौथा घर सुख स्थान होता है। सुख की स्थितियों में परिवर्तन आएगा। अच्छा।
पति पत्नी का झगड़ा भी हो सकता है, माता का हेल्थ भी खराब हो सकता है। उस स्थिति में अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने जो है उनको पूरा सावधानी से बरतना चाहिए। उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्नी के विचारधाराओं में परिवर्तन हो गया है या माँ के हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ 3 महीने, अच्छा, वो 3 महीने उनके जब निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नहीं तो माँ को हॉस्पिटल भर्ती करना ये सब हो सकती है। तो सावधानी रखेंगे तो आप नहीं हो सकते। और मेष के अलावा कोई और राशि? हाँ, मेष के बाद जो है आपको सिंह राशि वालों को, सिंह राशि वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा। वैसी स्थिति में सैया सुख के जो पॉइंट आते हैं 12वां भाव, बृहस्पति मूव वहीं करेगा। अच्छा, बृहस्पति के मूवमेंट से मैंने कहा ना, जिस स्थान पे बैठता है उसका नुकसान करता है। तो 12वां भाव भी वैसा ही देता है, खर्च बढ़ा देगा, नींद उड़ा देगा और पत्नी से विवाद करा देगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। सिंह राशि और मेष राशि वालों को, दोनों को, और सबके लिए उतना प्रभावकारी नहीं है उस चीज के लिए, मतलब है, बट ऐसा नहीं है जो मेष राशि और सिंह राशि वालों के लिए। अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के। 3 महीने, ये 3 महीने ही समय खराब आते हैं। अब हमारे को बस इतना बता दीजिए कि 2026 में किस महीने की कौन सी तारीख या कोई 2, 4, 5 तारीख भी अगर आपके पास है, कोई भी इंसान कोई नया काम अगर शुरू करना चाहता है तो वो 2026 में पूरा होना ही होना है। मतलब वो शुभ दिन हो, शुभ समय हो। व्यापार चालू करने का जो सबसे बढ़िया दिन है चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी, 27 मार्च। उस दिन जो भी आदमी व्यापार को चालू करता है, पुष्य नक्षत्र 3 बजे के बाद आ जाएगा, जो भी उस दिन करेगा उत्तम पाएगा, यानी वो दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करेगा। 27 मार्च शाम 3 बजे, मतलब 3 बजे के बाद कभी भी कोई भी काम आराम करके अच्छे से लगन में जो है उसको करवाने से नया काम जो स्टार्ट करेगा वो अपने आप को उन्नति को और लेके चला जाएगा। उसके पहले आगे पीछे करने से उतना बढ़िया नहीं है। सबसे उत्तम रामनवमी है। नवमी समाप्त होने के कगार पे भी आएगी, 10वीं भी आ जाएगी और पुष्य नक्षत्र भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया दिन है। कोई करने का तरीका भी है, कोई उपाय भी है, कोई कैसे करना चाहिए अगर कोई आरंभ? उसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, जैसे हम लोग दीपावली में करते हैं ना, वही विधि इसमें भी होती है। अच्छा, उस दिन करने से एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक, मतलब ये 27 मार्च जो है वो लकी डे कह सकते हैं कि हाँ, लकी डे है। ठीक है, अब हम अपने इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव के पास आते हैं। अंतिम पड़ाव हमारा फास्ट फॉरवर्ड राउंड है। उसमें हमारा पहला सवाल यही है आपसे कि 2026 में कौन सा ऐसा बिजनेस है वो करें और बम्पर रहे, लाभ उसमें बम्पर? शनि से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित जो कार्य है मिक्स में, वो सबसे ज़्यादा उन्नति कारक होगा। जैसे लोहा का काम है, अच्छा, ये मिक्स करके अगर आदमी करता है काम, लोहे से संबंधित कई चीज़ आ जाती है, वो उन्नति कारक है। बृहस्पति से संबंधित जो आते हैं, जड़ी बूटी हो गई, कपड़े हो गए, ये उन्नति कारक होगा। ये पूरा साल ये 2 चीज़ अच्छा करके जाएगा। 2026 में हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या करें? सभी के लिए हेल्थ जिनको अच्छा चाहिए वो 2026 में एक बृहस्पति की पूजा और दूसरे हनुमान जी की पूजा, ये 2 चीज़ को ही करना सबसे उत्तम कारक है। हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान जी के मंत्र हो गए, जो भी करेगा निश्चित रूप से उनको 2026 में व्यापार से और धन से दोनों से लाभ होगा। और बृहस्पति का जो करेंगे वो संतान से जरूर सुखी रहेंगे। अच्छा, ठीक। देश और इकोनॉमी जो है, देश और घर की इकोनॉमी जो है 2026 में कैसा रंग दिखाने वाला? बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि देश की उन्नति भी होगी, लोगों की भी उन्नति होगी, आर्थिक रूप से लोग मजबूत होंगे, हेल्थ से थोड़ा परेशान होंगे। ठीक। 2026 नेताओं के लिए कैसा गुजरने वाला है, जो बड़े नेता हैं? बहुत ही अपमानजनक स्थितियां पैदा होंगी। अच्छा, हाँ, बड़े नेता हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बड़े अपमानजनक स्थितियां पैदा होंगी। बहुत उथल पुथल होगा, बहुत सारे बवाल होंगे, बट जीत सच्चाई की होगी। साथ ही आज आप लोगों के माध्यम से
श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मेरे मित्र को। अशोक घोष बंगाल के थे, अभी वो नहीं रहे। काफ़ी रिसर्च करते थे मेरे साथ में, मेरे जैसे ही थे, कोई कमी नहीं थी उनके अंदर में, बट समय और काल चक्र ने उनको ग्रास कर लिया और काफ़ी उस चीज़ के लिए मैं दुखी भी हूँ। जहाँ रहें भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ अच्छे रहें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में भी जगह दे। और आप सबका सर धन्यवाद करना चाहता हूँ तीसरी बार बुलाने के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी बिल्कुल मिल रही है, तो ये अच्छा काम है। कमल जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, ख़ासतौर से जो मृत संजीवनी की बात की, वो तो अपने आप में चमत्कारिक है, जो हम नहीं जानते, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं सुना। तो मुझे लगता है दर्शकों को भी अच्छी जानकारी लगेगी और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने समय दिया कमल जी, बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप लोगों के लिए एक संदेश और देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। 2026 में बृहस्पति का मूवमेंट कर्क राशि पे जाएगा। कर्क मतलब चंद्रमा। विवादित स्थिति में पिता और पुत्र होंगे। अच्छा। विवादित स्थिति में पति पत्नियां रहेंगी। विवादित स्थिति में मित्र रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो भी अपने माता पिता की सेवा करेगा और उनका सम्मान करेगा तो निश्चित रूप से वो पूरा साल उसके लिए बेटर होगा। माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में, जो उसका सम्मान नहीं करेगा किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग अपने माँ बाप के लिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति होगी और शनि भी उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।